मोहसिन मुनव्वर, योर बायोलॉजी टीचर फॉर एमडी कैट सेशन। आज के इस लेक्चर में हम A+ सीरीज का स्टार्ट करेंगे, जिसमें टेस्ट नंबर 1 द सेल से हम स्टार्ट करेंगे। तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इज डैश x टाइम लेसर देन दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अल्फा 100, बीटा 500, चार्ली 750 एंड डेल्टा 1000। तो क्वेश्चन में हमें एक्चुअली ह्यूमन आई और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपैरिजन की बात की गई। हम अगर एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखें तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है दैट इज 1 मिलीमीटर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की 2 माइक्रोमीटर और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। जब हम ये बात करते हैं तो ये रेजोल्यूशन की बात है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 सेपरेट पॉइंट्स। लेकिन जब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ह्यूमन आई के मुकाबले में 500x एनलार्ज करके, मैग्नीफाई करके स्ट्रक्चर को दिखाती है, उसके एपरेंट साइज को जो है वो मैग्नीफाई करने की कैपेसिटी रखती है। तो यहां पे क्वेश्चन जो है वो रिवर्स मैनर में पूछा गया। एक पूछा जा सकता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप ह्यूमन आई के मुकाबले में कितना एनलार्ज करती है, लेकिन यहां पे उलट पूछा गया कि ह्यूमन आई जो है वो कितना जो है वो लेसर है एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो राइट ऑप्शन यहां पे होगा 500, बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स, अल्फा क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, इसलिए गलत है ऑप्शन। बीटा लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस, तो लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में मोस्टली एब्सेंट होता है। चार्ली सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, सेल वॉल प्लांट सेल में तो होती है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। और डेल्टा में सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब ये वो स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तमाम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होना जरूरी है। सेल थ्योरी के सेलेंट फीचर्स में हमने ये बात कही थी कि एक्चुअली ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो तमाम यूकैरियोटिक सेल में होना जरूरी है, इसलिए उन तीनों में से 2 यहां पे सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दिए गए। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब कंपोजिशन की बात की गई, अल्फा काइटिन, काइटिन जो है वो फंजाई के सेल वॉल होती है। बीटा पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरियल सेल वॉल है। चार्ली प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, ये आर्कियोबैक्टीरिया जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया थे उनकी सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं। और डेल्टा में सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल वॉल एक्चुअली प्लांट सेल वॉल है। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब यहां पे एक टेबल दिया गया जिसमें हमें A, B, C, D के साथ ये 4 पॉइंट्स दिए गए और नंबर के साथ उनके जो है वो हमें जिसके साथ मैच करना है। अब हम जानते हैं सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल जो है वो प्लांट्स में मौजूद होता है, इसका मतलब A3 के साथ आएगा। बीटा में सेंट्रूल दिया गया, सेंट्रूल प्लांट सेल में नहीं होता, जबकि एनिमल सेल का ये एक यूनिफाइंग फीचर है जो कि सेंट्रूल एनिमल सेल में होते हैं बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पे एनिमल सेल आएगा। मीजोसोम जो है ये बैक्टीरिया के अंदर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से बनते हैं। और लाइसोसोम पर्टिकुलरली मोनोसाइट्स में। अब देखिए ये एनिमल सेल में भी होते हैं लेकिन इन गिवन ऑप्शन में से मोनोसाइट क्योंकि फेगोसिटिक हैं और उनमें फेगोसाइटोसिस के लिए लाइसोसोम का होना जरूरी है, इसलिए हम ये पॉइंट जो है उनको मैच करते हैं। तो इस मैच के अकॉर्डिंग हमारे पास चार्ली जो है वो ऑप्शन दी गई जिसमें इस मैच को शो किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम कांस्टेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स फंक्शंस। अल्फा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेसर कंसंट्रेशन में होता है और मेन फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। बीटा ग्लाइकोलिपिड्स, अब ग्लाइकोलिपिड जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ऐसा इनकी भी कंपोजिशन ज्यादा नहीं होती। चार्ली ग्लाइकोप्रोटीन, ये भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। और डेल्टा में प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो हैं वो तकरीबन 60 to 80% ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पर मौजूद होते हैं और मेन जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, in the plasma membrane glycoproteins are oriented alpha towards inside, beta towards outside, Charlie randomly distributed and delta towards lateral side.
अब अगर हम डायग्राम देखें एक सेल मेम्ब्रेन की, तो उसमें जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनते हैं दो तरह के हो सकते हैं। एक, कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे। अब ये आउटसाइड है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरफ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं दैट विल रेडिएटेड टुवर्ड्स आउटर साइड। सो इन गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोसेस ऑफ सेल ड्रिंकिंग इज कॉल्ड अल्फा फैगोसाइटोसिस, बीटा एंडोसाइटोसिस, चार्ली पिनोसाइटोसिस एंड डेल्टा एक्सोसाइटोसिस। तो अब यहां पे सेल ड्रिंकिंग की बात की गई। देखिए एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है इनटेक ऑफ मटेरियल। अब इनटेक की नेचर की बुनियाद पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर इनटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल हो रहा हो तो उसको हम नाम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलर प्रोसेस फैगोसाइटोसिस। और अगर इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल हो तो उसको नाम क्या देते हैं, पिनोसाइटोसिस। अब लिक्विड मटेरियल की ड्रिंकिंग होगी और सॉलिड मटेरियल की ईटिंग, तो यहां पे कीवर्ड क्या होगा, ड्रिंकिंग। सो राइट ऑप्शन यहां पे कहलाएगा पिनोसाइटोसिस चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल्स एंड आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स। अल्फा टर्पिनॉइड्स, बीटा वैक्सिस, चार्ली फॉस्फोलिपिड एंड डेल्टा एसाइल ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन में वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया एंड फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन, तो गिवन ऑप्शन में से सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक कंपोनेंट होता है, जो कि मेन स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का बनाता है, वो होता है फॉस्फोलिपिड। लिपिड्स की टाइप में से चारों ये टाइप्स हैं, टर्पिनॉइड्स, वैक्सिस और जो एसाइल ग्लिसरॉल हैं। लेकिन जो फॉस्फोलिपिड हैं ये मेनली एसोसिएटेड होते हैं मेम्ब्रेन के साथ। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज एन यूकैरियोटिक व्हाइल डैश इज प्रोकैरियोटिक। अल्फा इकोलाई, पैरामीशियम। अब इकोलाई जो है वो प्रोकैरियोटिक है। अब ये दोनों एक यूकैरियोटिक है एक प्रोकैरियोटिक है, लेकिन तरतीब गलत है। क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है, तो अगर हम कहें इकोलाई इज एन यूकैरियोटिक तो ये गलत हो जाएगा, और पैरामीशियम इज अ प्रोकैरियोटिक ये गलत होगा। तो इसकी तरतीब उलट होनी चाहिए। बीटा ऑप्शन देखते हैं, इकोलाई लैक्टोबैसिलस, ये दोनों प्रोकैरियोटिक हैं इसलिए ये गलत है। चार्ली अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों यूकैरियोटिक हैं इसलिए ये भी नहीं हो सकता। और डेल्टा में पैरामीशियम इकोलाई, तो पैरामीशियम और इकोलाई ये दोनों जो हैं, पैरामीशियम यूकैरियोटिक है और इकोलाई जो है वो प्रोकैरियोटिक है। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ अल्फा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एम्बेडेड इन प्रोटीन लेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है वो एम्बेड नहीं होती बल्कि प्रोटीन एम्बेडेड होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, इसलिए ये गलत है। बीटा, प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नहीं बल्कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ अटैच होते हैं टू फॉर्म अ ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। चार्ली, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट लेयर, तो कार्बोहाइड्रेट लेयर नहीं बल्कि प्रोटीन की लेयर जो है वो एम्बेडेड होती है लिपिड बाइलेयर में, इसलिए ये भी गलत है। और डेल्टा में प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एट लीस्ट डैश अपार्ट। अल्फा 1 सेंटीमीटर, बीटा 1 नैनोमीटर, चार्ली 0.1 मिलीमीटर एंड डेल्टा 1.0 मिलीमीटर। तो रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई हम पहले बात कर चुके, दैट इज 1.0 मिलीमीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीजेस विद अल्फा इंक्रीज इन सैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो सॉलिडिफाई होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिस वजह से वो फ्लूइडिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। बीटा, इंक्रीज इन ग्लाइकोलिपिड्स इन मेम्ब्रेन, तो ग्लाइकोलिपिड्स का भी एज सच सैचुरेशन और अनसैचुरेशन से कोई लिंक नहीं होता, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। चार्ली, इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मौजूद है, अगर आप ये डायग्राम देखें तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो अगर एक स्ट्रक्चर को मैं एनलार्ज करूं तो ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हेड का रीजन होता है और उसके साथ 2 टेल अटैच होती हैं, एक जो कि स्ट्रेट चेन होती है उसको सैचुरेटेड का नाम दिया जाता है और एक समवट टिल्टेड होती है। इस टिल्ट होने का मतलब क्या होता है, दैट इज एक्चुअली पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन। ये वो पॉइंट होता है जहां से अनसैचुरेशन आती है
और जितनी अनसैचुरेशन ज्यादा होगी उतनी फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम जानते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो हमेशा क्या करते हैं, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो लिक्विड होंगे तो इस वजह से फ्लूइडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 13, माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो तमाम सेल्स में माइटोसिस होगी सिवाय कौन सा, यूकैरियोटिक सेल, इसमें माइटोसिस भी होती है, मियोसिस भी होती है, बीटा हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी माइटोसिस हो सकती है, और चार्ली डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल में भी माइटोसिस होती है, जबकि बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में माइटोसिस नहीं होती, एमाइटोसिस का प्रोसेस होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ द सेंट्रियोल, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप या प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर सेंट्रियोल नहीं होता, जिस वजह से स्पिंडल फाइबर और बाकी प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाते, और माइटोसिस का एक प्रोसेस या मेच्योर माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता, जबकि इनके केस में बाइनरी फिशन जो है, डिवीजन ऑफ द सेल जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए होती है, और यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर बाकी तमाम प्रोसेस हो सकते हैं। सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, डेल्टा। Question number 14, the storage carbohydrate of animal cell is alpha cellulose, beta glycogen, charlie starch and delta amylase। तो स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, अब ये बाकी सारे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन सेलुलोज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जबकि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल स्टार्च कहलाता है, यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर रिजर्व के तौर पर होता है, और स्टार्च जो है वो प्लांट्स के सेल में स्टोरेज होता है, और अमाइलेज जो है दैट इज नॉन ब्रांचिंग। अब स्टार्च जो है उसको दो चेन्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। यहां पे अमाइलेज दिया गया, अमाइलेज जो है वो अमाइलोज जो कि नॉन ब्रांचिंग चेन ऑफ द स्टार्च है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम का नाम है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है, दैट इज ग्लाइकोजन, दैट विल बी स्टोर्ड इन द एनिमल सेल। क्वेश्चन नंबर 15, a cell was being observed under microscope and it was seen with no flagella, centriole and lysosome। अब फ्लैजिलम, सेंट्रियोल और लाइसोसोम एब्सेंट है, और उस सेल को दिस वुड बी, ये सेल कौन सा हो सकता है, अल्फा में एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के पास तो फ्लैजिलम भी मौजूद होता है, सेंट्रियोल भी होता है और लाइसोसोम भी होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। बीटा में प्लांट सेल, तो यहां पे हम देखिए प्लांट्स और एनिमल सेल का कंपैरिजन करें तो फ्लैजिलम, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम दीज आर मोस्टली एब्सेंट इन प्लांट सेल, मोस्टली एब्सेंट होते हैं। तो यही तीन टर्म दी गई जिसकी वजह से क्लियर इंडिकेशन है कि ये प्लांट सेल की बात हो रही है, जबकि एनिमल सेल के केस में सेल वॉल, सेंट्रल वैक्यूल एंड क्लोरोप्लास्ट ये तीनों स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, जबकि ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब हमें क्लियर इंडिकेशन है, इन तीनों का वर्ड लिख के फ्लैजिला, सेंट्रियोल एंड लाइसोसोम दीज आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल। बाकी ऑप्शन देखिए, चार्ली वायरस, तो इसका मतलब यहां पे क्लियर इंडिकेशन जो है विद रेफरेंस टू आर डायग्राम, बुक डायग्राम अगर देखें तो उसमें मोस्टली एब्सेंट कहे गए ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में, और ये स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल के केस में एब्सेंट कहे गए। सो राइट ऑप्शन यहां पे क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 16, the ability of distinguish between two separate points objects is alpha magnification, beta fractionation, charlie centrifugation and delta resolution। तो ability to distinguish between two objects, तो उसको नाम क्या दिया जाता है, that is called as resolution, जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई जो है उसकी रेजोल्यूशन हमने कही 1.0 मिलीमीटर, वो इतने 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर पड़े हुए टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी रखती है, उसको नाम दिया जाता है रेजोल्यूशन। जबकि बाकी ऑप्शन देखिए, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कभी भी किसी स्ट्रक्चर के साइज को मैग्नीफाई, ओरिजिनल साइज को मैग्नीफाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो 1 मिलीमीटर का है, तो वो 1 मिलीमीटर का ही रहेगा। हाँ, उसको लेंस की मदद से एनलार्ज करके दिखाया जा सके तो उसका एपरेंट साइज इंक्रीज होगा, उसको नाम दिया जाएगा मैग्निफिकेशन।
बाकी ऑप्शन देखिए, फ्रैक्शनेशन, फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, हम फ्रैक्शन करते हैं, पार्टीशन करते हैं, या सेपरेशन का प्रोसेस जो है ये प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनेशन। जबकि सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक है जिसके जरिए फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर रेवोल्यूशन पर मिनट पर जो है वो रिवॉल्व करते हैं किसी चीज को, जैसे कि सेल की फ्रैक्शनेशन करना हो तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, जिसके जरिए उसके ऑर्गेनल और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट किया जा सकता है एक दूसरे से, टू ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेजोल्यूशन जो है वो राइट ऑप्शन थी, एबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सेपरेट पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एंड फाउंड इन एनिमल सेल्स? अल्फा ऑप्शन है पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होता है, जो कि ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी रखता है। बीटा साइटोस्केलेटन, ये भी प्लांट और एनिमल दोनों सेल में मौजूद होता है। चार्ली माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ प्रेजेंट। एंड डेल्टा फ्लैजिलम, फ्लैजिलम जो है वो प्लांट सेल में मिसिंग होता है और एनिमल सेल में मौजूद होता है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 18, which structure are found in prokaryotic cell? अल्फा सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियोइड एंड प्लाज्मिड। तो ये चारों स्ट्रक्चर जो हैं वो मोर और लेस तमाम बैक्टीरियल सेल में मौजूद होते हैं। बाकी ऑप्शन देखिए उनमें क्या गलती है। बीटा में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड फ्लैजिलम। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। चार्ली में क्लोरोप्लास्ट दिया गया, क्लोरोप्लास्ट किसी भी बैक्टीरियल सेल में नहीं होता, इसलिए वो गलत हो गया। और डेल्टा में माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड जो है उससे हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में नहीं हो सकता, सो राइट ऑप्शन होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्फा, सोडियम पोटेशियम आयन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम गेटेड चैनल से पैसिव भी हो सकती है, तो इसका मतलब सोडियम पोटेशियम एक्टिव और पैसिव दोनों वे से हो सकता है, ये इनकम्प्लीट ऑप्शन कंसीडर की जाएगी। बीटा में प्रोटीन मेक अप 20 to 40% ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब 20 to 40% का मतलब वो लिपिड के लिए था, प्रोटीन के लिए नहीं, इसलिए ये गलत है। चार्ली में लिपिड्स आर अरेंज्ड इन बाइलेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो अब ये डायग्राम देखिए, तो जो हेड का स्ट्रक्चर है वो दोनों साइडों पे आउटर साइड पर, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर मौजूद है, जबकि सेल मेम्ब्रेन का जो इनर पार्ट है वो टेल यानी कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर जो है या हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, इसलिए ये राइट ऑप्शन होगा। एंड डेल्टा, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड इनसाइड। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो हमेशा आउटसाइड होते हैं, इनसाइड नहीं होते, इसलिए इन गिवन ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो होगा दैट विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट अल्फा इकोलाई। इकोलाई का स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियोइड होगा। बीटा साइनोबैक्टीरिया, अगेन प्रोकैरियोट, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। चार्ली स्पाइरोचीट, प्रोकैरियोट, बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। एंड डेल्टा गॉबलेट सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड की बजाय न्यूक्लियस मौजूद होता है विद प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसी वजह से हम कहते हैं वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21, which one of the following contain peptidoglycan cell wall? अल्फा yeast, बीटा इकोलाई, चार्ली मॉस एंड डेल्टा रोज। तो कौन सा ऐसा सेल है जिसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन है, वो कौन सा सेल होना चाहिए? प्रोकैरियोटिक सेल। तो इन गिवन ऑप्शन में से इकोलाई बैक्टीरिया का नेम है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है, सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। जबकि अल्फा यीस्ट फंजाई का नेम है, सो काइटिन विल बी देयर सेल वॉल। चार्ली एंड डेल्टा ये प्लांट होंगे और प्लांट सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है, सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 22, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन phospholipid molecules are arranged in dash pattern, alpha series, beta scattered, चार्ली alternate and delta parallel। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड जो है वो पैरेलल फैशन में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा।
Question number 23. Students were asked to give a guess about a unicellular organism with darkly stained nucleus. Which one of the following can be straight away excluded from the list? तो डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस किन में होगा? जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें होता है? यूकैरियोटिक सेल में। अब ऑप्शन देखिए, पैरामीशियम यूकैरियोटिक सेल है, बीटा अमीबा यूकैरियोटिक सेल है, चार्ली प्लाज्मोडियम यूकैरियोटिक है। इन तीनों में वेल डिफाइंड या डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस हो सकता है। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखिए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है वो एक प्रोकैरियोट है, उसके पास वेल डिफाइंड प्रॉपर न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियोइड है, तो इसका मतलब डार्कली स्टेन्ड न्यूक्लियस नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट वे एक्सक्लूडेड हो सकता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24. ऑर्गेनेल्स फाउंड इन सेल्स आर लिस्टेड बिलो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। ये 5 ऑर्गेनेल दिए गए। पिक अप द वन फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में है? 1 पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया गया, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये 1, 2, 3 में ये दिए गए जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल दीज आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ली ऑप्शन दिया गया है 1, 2 एंड 3, ये राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। Question number 25. You get a cut on your finger and some bacteria enter. Your immune system cells kill off the invader by ingesting them. Ingest किया, engulf किया. This is an example of. तो engulfing of solid particle या ingesting of solid particle is called as phagocytosis. So यहाँ पे right option क्या होगा? That will be beta phagocytosis. जबकि हम जानते हैं पिनोसाइटोसिस जो है वो सेलुलर ड्रिंकिंग को नाम देते हैं, जबकि सेल की इंजेशन या ईटिंग का प्रोसेस जो है वो फैगोसाइटोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26. द डैश मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सजेस्ट दैट प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। अल्फा यूनिट मेम्ब्रेन। अब यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर क्या था कि जो प्रोटीन है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 लिपिड बाइलेयर्स। 2 लिपिड बाइलेयर जो हैं वो सैंडविच्ड होती हैं बिटवीन प्रोटीन लेयर्स। अगर मैं इसकी एक डायग्राम की सूरत में शो करूं तो एक्चुअली इस सूरत में लिपिड के मॉलिक्यूल थे जो कि फास्फोलिपिड की एक लेयर थी, ये दूसरी लेयर थी। अब ये दोनों लेयर्स जो हैं वो उनको सैंडविच किया हुआ था किसने? प्रोटीन लेयर ने। तो इसलिए यहां पे ये था यूनिट मेम्ब्रेन। जबकि जो हमने अपर स्ट्रक्चर शो किया जिसमें लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है, ये क्या था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इसका मतलब यहां पे हमें कहा गया प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा, दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 27. द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल देखनी है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए होती है, गैसेस हमेशा डिफ्यूज करती हैं। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ एल्वुलर स्पेस, ये भी डिफ्यूजन के जरिए होगी। चार्ली ट्रांसपोर्ट वाटर इनटू द ल्यूमन ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो है वो हमेशा क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। पैसिव अपटेक जो है वो वाटर की कंसीडर की जाती है। एंड डेल्टा ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम ल्यूमन ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिम्ब में सोडियम जो है वो एक्टिवली अपटेक किया जाता है बाय द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दैट इज ऑलवेज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, जो कि हार्मोनल कंट्रोल होती है, जिस वजह से हम यहां पे राइट ऑप्शन कहेंगे डेल्टा। Question number 28. What is the percentage of lipid in chemical composition of plasma membrane? Alpha 10 to 20%, ये गलत है। बीटा 20 to 40%, that is the right option. 20 to 40% लिपिड होता है, जबकि 60 to 80% प्रोटीन लेयर्स होती हैं। So right option will be बीटा। Question number 29. The process that is present in prokaryotes but missing in eukaryotes. Alpha cytoplasmic transcription. अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट में, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए जो न्यूक्लियोइड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मौजूद होता है, इसलिए वहां पे ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्मिक होगी। दैट इज द राइट ऑप्शन।
प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन होगी, लेकिन यूकैरियोट में न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन होती है, मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस होती है। बाकी ऑप्शन देखिए, बीटा क्रॉसिंग ओवर ये यूकैरियोट में तो होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में एज सच ये प्रोसेस नहीं है। चार्ली मियोसिस ये भी यूकैरियोट का प्रोसेस है, प्रोकैरियोट में एज सच नहीं होता। एंड डेल्टा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, क्योंकि न्यूक्लियस मौजूद होता है यूकैरियोट में, उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को भेजा जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन होती है, इसलिए एज सच ये प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन अल्फा। क्वेश्चन नंबर 30, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा प्रोटीन, बीटा कोलेस्ट्रॉल, चार्ली फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा साइटोस्केलेटन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनाती है, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेड होते हैं इन अ मोज़ेक पैटर्न, इसलिए राइट ऑप्शन होगा चार्ली। Question number 31, which one of the following structure is present in both animal and plant cell but absent in prokaryotic cell? Alpha centriole। अब centriole का स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट सेल में तो एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में मौजूद होता है। बीटा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में मौजूद होते हैं। चार्ली में प्लास्टिड्स देखिए, तो ये प्लांट सेल में तो हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते। और डेल्टा लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है वो एनिमल सेल में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। सो राइट ऑप्शन होगा बीटा। Question number 32, pick molecules which can cross the cell membrane more easily. Alpha, lipid insoluble, water soluble and small gas molecule. अब लिपिड इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए बल्कि लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। बीटा में लिपिड सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। चार्ली में लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज मॉलिक्यूल नहीं बल्कि चार्ज मॉलिक्यूल्स या चार्ज पार्टिकल्स हैव डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और डेल्टा लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड स्मॉल गैस मॉलिक्यूल, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो कि इजीली क्रॉस हो सकते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, वाटर सॉल्युबल होने चाहिए, स्मॉल पार्टिकल होने चाहिए, गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के जरिए इजीली क्रॉस हो जाती हैं। जबकि लार्ज पार्टिकल्स और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आयन जो है वो मौजूद होते हैं, चार्जेस मौजूद होते हैं, दे हैव डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। Question number 33, if the objective lens is 30x and eye lens is 70x, the magnification power of microscope will be alpha 500x, beta 1000x, Charlie 1500x and delta 2100x। यहां पे इस क्वेश्चन को डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है। हमेशा याद रखिए मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने का वे क्या है। मैग्निफिकेशन कैन ऑलवेज बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विद द आई लेंस। अगर यहां पे देखिए तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हमें उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो कितनी दी गई, दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस इज एक्चुअली 30x, जबकि हमारे पास आई लेंस जो है वो उसकी मैग्निफिकेशन क्या है, दैट इज 70x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो दैट विल बी 2100x। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34, प्लांट सेल्स मोस्टली लैक अल्फा सेंट्रल लार्जर वैक्यूल, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल लैक करते हैं, इसलिए ये गलत होगा। बीटा प्रोक्सिसोम, ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है, इसलिए ये लैक नहीं करेंगे। चार्ली माइटोकॉन्ड्रियन, डेल्टा एस्टर्स। सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 35, एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग, यानी कि एनिमल सेल के पास कौन सा स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल के पास नहीं है। ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक यूं पूछा जाता है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन हैविंग, या कहा जा सकता है प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन लैकिंग। तो लैकिंग और हैविंग ये कीवर्ड होगा जिसकी बुनियाद पर हमें आंसर चूज करना है, यानी कि यहां पे हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना जो एनिमल सेल में हो लेकिन प्लांट सेल में ना हो, जैसा कि सेंट्रल वैक्यूल, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्लांट सेल में तो हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, इसलिए हमें चूज क्या करना होगा, डेल्टा लाइसोसोम, दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट एब्सेंट इन द प्लांट सेल। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 36 की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड।
तो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो प्रोसेस किया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बाकी ऑप्शन देखिए, डाउनहिल मूवमेंट ये हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी उसी के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और बल्क ट्रांसपोर्ट भी उसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ऑलवेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Question number 37. Exchange of gases during organismic respiration is carried out only by alpha bulk transport, beta active transport, Charlie facilitated transport and delta diffusion. तो हमेशा जो स्मॉल गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये डिफ्यूजन के जरिए इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, सो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 38. Secretion of insulin from beta cell of islets is an example of. तो सिक्रीशन है, रिमूवल है, तो रिमूवल जब भी आउटसाइड द सेल किसी भी मटेरियल को लाया जाता है वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। इनटेक ऑफ एनी मटेरियल इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। तो इंसुलिन की सिक्रेशन क्या कहलाएगी, एक्सोसाइटोसिस। बाकी ऑप्शन देखिए, एंडोसाइटोसिस इनटेक के लिए होता है, फैगोसाइटोसिस जो है वो सॉलिड पार्टिकल के लिए और पिनोसाइटोसिस लिक्विड पार्टिकल के लिए। सो राइट ऑप्शन यहां पे होगा एक्सोसाइटोसिस डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39. सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर अल्फा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल। ये मिसमैच्ड है, एनिमल सेल में लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल नहीं होता बल्कि स्मॉलर वैक्यूल जो है वो मोर और लेस मौजूद हो सकते हैं। बीटा फास्फोरिलेशन प्लांट सेल, अब फोटोफास्फोरिलेशन प्लांट सेल में होती है इसलिए ये सही है। चार्डी न्यूक्लियोइड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ये है कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। एंड डेल्टा साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक सेल, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है लेकिन प्रोकैरियोट में नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं जो मिसमैच हुआ है यहां पे वो अल्फा है, लार्ज सेंट्रलाइज्ड वैक्यूल इन एनिमल सेल। Question number 40. A process in which specialized protein act as a carrier that transport substance across a cell's plasma membrane. तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कैरियर प्रोटीन के जरिए ट्रांसपोर्ट होना एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एज सच नहीं होती, ये इनटेक है, इसमें कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती। बीटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट भी इसको नहीं कह सकते क्योंकि वर्ड कैरियर प्रोटीन यहां पे इस्तेमाल किया गया। अल्फा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव के अंदर एटीपी या एनर्जी का यूज होना जरूरी है। और डेल्टा कैरियर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कैरियर ट्रांसपोर्ट है तो इसका मतलब इसको हम जनरली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉपरली अगर हम बात करें तो ये कैरियर फैसिलिटेटेड है, मतलब कैरियर प्रोटीन ने फैसिलिटेट किया। ये जो डेफिनेशन है ये हमारी बुक की ग्लॉसरी में एज सच दी गई, तो इसलिए हमें ग्लॉसरी की टर्म्स को भी ज्यादा एहतियात से पढ़ना है ताकि उससे रिलेटेड एमसीक्यू को भी सॉल्व किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 41. देयर आर डैश टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेसेस इन यूकैरियोट। तो आरएनए पॉलीमरेसेस जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उसमें 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेसेस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि राइबोसोमल आरएनए के लिए रिस्पांसिबल होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि मैसेंजर आरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है उसके लिए हम कहते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ये ट्रांसलेशन ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेसेस जो हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, 4D। Question number 42. In dash, the newly synthesized dash is directly released into the cytoplasm when it is converted into polypeptide chain. Alpha bacteria mRNA, beta yeast mRNA, Charlie plasmodium mRNA and delta chlorella mRNA. तो actually in dash in bacteria the newly synthesized mRNA is released into the cytoplasm where it is converted into a polypeptide chain. तो एक्चुअली बैक्टीरिया के केस में न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए जो है उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है, जबकि यूकैरियोट के केस में क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए का स्ट्रक्चर जो है उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद जो है मैच्योर्ड आरएनए की फॉर्मेशन में करके तो फिर साइटोप्लाज्म में लाया जाता है। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा अल्फा बैक्टीरिया mRNA. Question number 43. All bacterial cells invariably have all of the following except alpha cell membrane, beta cytoplasm, Charlie ribosome and delta flagella. तो तमाम बैक्टीरियल सेल के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है,
तमाम बैक्टीरियल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, राइबोसोम होना जरूरी है और क्रोमेटिन बॉडीज। ये चार वो स्ट्रक्चर हैं जो कि तमाम बैक्टीरियल सेल में होना जरूरी है। इसके अलावा जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जैसे फ्लैजिला है, जैसे बाकी ऑर्गेनल्स हैं, वो कुछ बैक्टीरियल सेल में होंगे और कुछ में नहीं होंगे। तो इसका मतलब इनवेरिएबली जो स्ट्रक्चर तमाम बैक्टीरियल सेल में होना चाहिए वो चार हैं, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, सेल साइटोप्लाज्म और क्रोमेटिन बॉडी, या जिसको न्यूक्लियोइड का नाम भी दिया जा सकता है। सो इनवेरिएबली जो नहीं होगा दैट विल बी फ्लैजिला। क्वेश्चन नंबर 44, अनलाइक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अल्फा हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के पास जो अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो 15% होती है और यूकैरियोटिक के पास 18%, इसका मतलब लेस परसेंटेज ऑफ प्रोटीन है। ये बात गलत हो गई। बीटा, हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल का नंबर भी यूकैरियोटिक के पास ज्यादा होता है, प्रोकैरियोटिक के पास लेसर होता है, इसलिए ये भी गलत होगी। चार्ली, लेस परसेंटेज ऑफ आरएनए, आरएनए की अगर परसेंटेज की बात करें तो हाई परसेंटेज ऑफ आरएनए होती है इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्यों? क्योंकि आरएनए 6% होता है बैक्टीरियल सेल में और यूकैरियोटिक में 1.1% जो है वो देखा जाता है। जबकि डेल्टा ऑप्शन देखें, हाई परसेंटेज ऑफ डीएनए, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास 1% डीएनए होता है जबकि यूकैरियोटिक के पास 0.25%, इसलिए हम कहेंगे हाई परसेंटेज ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट अनलाइक द यूकैरियोट। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। Question number 45, in eukaryotes within promoter there are two binding sites at dash and dash respectively। अब अगर हम प्रोमोटर का स्ट्रक्चर देखें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, अगर मैं कंपैरिजन करूं प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, अब ये एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन का स्ट्रक्चर है। अब इस जीन का स्ट्रक्चर जो है उसमें यहां से 0 पॉइंट से ऑनवर्ड डाउनस्ट्रीम जो है वो जीन स्टार्ट होता है और इससे अपस्ट्रीम का स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? प्रोमोटर। अब ये प्रोमोटर का स्ट्रक्चर जो है इसमें प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो -10 और -35 का जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली देखा जाता है प्रोकैरियोट्स में। जबकि जब हम प्रोमोटर में 2 बाइंडिंग साइट की बात करते हैं तो -25 और -75 पर यही स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो चूज करना था वो यूकैरियोट्स में था, जो कि -75 -25 रिस्पेक्टिवली ये राइट ऑप्शन होगा। सो डेल्टा में -75 -25 जो है उसको डिस्कस किया गया। Question number 46, the resolution of an electron microscope ranges between alpha 1 to 2 angstrom, beta 4 to 6 angstrom, Charlie 6 to 8 angstrom and delta 2 to 4 angstrom। तो हमारी बुक में एग्जैक्ट लाइन दी गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेजोल्यूशन 2 to 4 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। जो यहां पे डेल्टा जो है वो राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा। Question number 47, prokaryotic cell differ from eukaryotic cell in lacking alpha mesosome। मेसोसोम जो है वो हैविंग होता, तो हम ये बात जो है वो ठीक कहते। बीटा न्यूक्लियोइड्स, चार्ली ATS राइबोसोम। अब ATS राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। इसका मतलब प्रोकैरियोट जो है लैग करते हैं ATS राइबोसोम, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S। सो यहां पे राइट ऑप्शन होगा 47 में चार्ली। प्लाज्मिड जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक में मोर और लेस एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स अल्फा ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली, बीटा ऑलवेज फेसेस इनवर्ड इंट्रासेलुलर स्पेसेस, चार्ली ऑलवेज फेसेस साइडवेज फेसेस एंड डेल्टा ऑलवेज फेसेस आउटवर्ड एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस। तो कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमेशा आउटवर्ड होते हैं as faces outer structure towards the extracellular matrix। तो carbohydrate are always faces outward extracellular space। Question number 49, ribosomes present in prokaryotes are of alpha 80s, beta 60s, charlie 50s and delta 70s। तो
जो प्रोकैरियोट्स है उनमें जो राइबोसोम होता है दैट इज 70s, जो कि 50s प्लस 30s जो है इन दोनों के लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट की कॉम्बिनेशन से बनता है 70s, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ 70s राइबोसोम. Question number 50. The organelle which is absent in all animal cells and in majority of plant cells is alpha vacuole, beta microtubules, Charlie glyoxysomes and delta peroxisome. अब ये एनिमल सेल में एब्सेंट है, इसमें ग्लायोक्सिसोम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट है, एंड मेजॉरिटी ऑफ प्लांट सेल इज. अब मेजॉरिटी ऑफ प्लांट सेल में हम क्यों चूज कर रहे हैं ग्लायोक्सिसोम को? क्योंकि ग्लायोक्सिसोम जो है वो लिपिड रिच सीडलिंग्स में होता है और इसका काम क्या है? फैटी एसिड्स को कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट में बाय ग्लायोक्सिलेट साइकिल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है. जैसे ही प्लांट्स जो है, प्लांट सीडलिंग जो लिपिड रिच सीडलिंग था वो मैच्योर होता है, प्लांट बनता है, तो उसके अंदर कैल्विन साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो जाता है और ग्लायोक्सिलेट साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है और ग्लायोक्सिसोम जो है वो मिसिंग हो जाता है. सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली. यहां तक आज के टेस्ट की हमारी डिस्कशन कंप्लीट हुई. उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा. अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.